रात में विल अपने दोस्त सोल को DX3906 स्टार दिखाता है जो उसने जिन के लिए 19.5 मिलियन में खरीदा है। सोल पूछता है ये स्टार कितनी दूर है। विल जवाब देता है ये 401.5 लाइट ईयर्स दूर है। सोल कहता है जब तक इस स्टार की लाइट अर्थ पर पहुंचेगी तब तक सांटी प्लैनेट पर आ चुके होंगे। इस पर विल बोलता है उसका दोस्त ऐसे नेगेटिव कमेंट से इस मूवमेंट को खराब ना करे। बाद में विल समझाता है कि उसने ये स्टार इसलिए चुना क्योंकि ये दूर से ही दिखाई दे जाता है। वो चाहता है जिन आसमान में देखे और कहे ये उसका स्टार है। लेकिन जब सोल मजाक में बोलता है विल बस जिन को अपनी फीलिंग्स बता दे, तो विल सोल से वादा करवाता है कि वो जिन को कभी सच नहीं बताएगा कि स्टार विल ने खरीदा है। सोल अंदर आता है, तभी बाहर से एक जोर की आवाज होती है। सोल वापस बाहर आता है और देखता है विल बेहोश पड़ा है। विचवुड मिनोर में जिन वीडियो कॉल पर है वो सोल से बात कर रही है। वो विल की खैरियत पूछती है। सोल उसे बताता है वो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली वो बहुत अच्छा फील कर रहा है, और मजाक में कहता है कि विल अपनी पेन मेडिकेशन की वजह से विली नेल्सन से भी ज़्यादा हाई है। विल बोलता है डॉक्टर्स को लगता है उसे कोई खतरा नहीं है। बाद में सोल कमरे से बाहर आ जाता है और जिन से कहता है वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। तभी जिन को एक डिलीवरी मिलती है, इसमें विल के खरीदे हुए स्टार का सर्टिफिकेट है। राज पूछता है क्या उसके किसी चाहने वाले ने ये गिफ्ट किया है। जिन जवाब देती है किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। वो बताती है सिर्फ जैक ही था जो काफ़ी अमीर था, बट अब उसे ये सब बकवास लगता है क्योंकि कोई सच में एक स्टार का मालिक नहीं हो सकता। बाद में जिन एक मीटिंग में आती है जहां वेड जिन और दूसरे लोगों को डॉक्टर डेमिखोफ से मिलवाता है। वेड बताता है कि डॉक्टर डेमिखोफ काफ़ी सालों से एक्सट्रीम कंडीशंस में चीज़ों को जिंदा रखने पर काम कर रहे हैं। जिन और उसकी टीम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि 1% लाइट स्पीड पे ट्रैवल करते हुए प्रॉप को सांटी फ्लीट तक पहुंचने में 200 साल लगेंगे। लेकिन इतने टाइम में इंसान मर जाता है और उसका जिस्म खराब हो जाता है। डॉक्टर डेमिखोफ खुशी खुशी सबको दिखाते हैं कि काफ़ी वक्त स्ट्रगल करने और कई नाकामियों के बाद उन्होंने मौत और ज़िंदगी के बीच का हल निकाल लिया है। वो दिखाते हैं एक कैप्सूल के अंदर एक बंदर है जो न तो मरा है और ना ही जिंदा। उसकी ये कंडीशन 1 महीने से ऐसी है। जिन पूछती है ये कितनी देर तक ऐसे रह सकता है। डॉक्टर जवाब देते हैं जब तक ये रखना चाहें। इसके बाद डॉक्टर डेमिखोफ बताते हैं जो इनका सैंपल कोलिया है उसके सेल्स को न जमाने वाले क्रायोप्रोटेक्टेंट से बदला गया है, फिर उसे -150 डिग्रीज तक कूल किया गया है। इस प्रोसेस के बाद कोलिया का मेटाबॉलिज्म 1000 गुना स्लो हो गया, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। फिर वो कोलिया को जगाते हैं। वो जिन और बाकी लोगों को समझा रहे हैं कि अगर ये कोलिया के लिए काम करता है तो ये इंसान के लिए भी काम करेगा। लेकिन इस प्रोसेस का एक साइड इफ़ेक्ट है कि पेशेंट को घबराहट होती है और स्टार्टिंग में खाना पच नहीं पाता। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। बाद में वेड अपने प्लान्स के बारे में बताता है कि वो जल्द से जल्द हाइबरनेशन में जाना चाहता है। उसका प्लान है हर साल 1 हफ्ते के लिए उठना, गलतियां ठीक करना, अपनी माँ से मिलना, नए लोगों को हायर करना, जो काम नहीं कर रहे उन्हें फायर करना, विंबलडन जाना और फिर हर साल हाइबरनेशन में रहना। ये ऐसे ही चलता रहेगा 400 सालों तक। उसका सपना है कि वो सांटी के आने का विटनेस बने और स्टेयरकेस प्रोजेक्ट पर काम करता रहे। दूसरी तरफ ऑगी जिनको बताती है स्पेसशिप को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें नैनो फाइबर की ज़रूरत होगी, लेकिन अब तक इन्होंने एक ही का यूज़ किया है। ये उससे अलग है। असल में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इन्हें हीट और स्ट्रेस टॉलरेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि स्पेसशिप फाइबर से कनेक्ट हो। ऑगी जिन से अपने दिल की बात बोलती है कि उसने नैनो फाइबर का काम अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने के पर्पस से शुरू किया था, लेकिन इस प्रोसेस में वो गलत साइड पर पहुंच गई। वो ये भी मानती है कभी कभी लगता है जो काम वो कर रहे हैं उससे फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी लगता है जो लोग अब तक सफ़र करते आए हैं हमेशा वो ही सफ़र करते रहेंगे।
यानी परेशान होते रहेंगे। इस बीच विल एक सपना देख रहा है जिसमें वो एक कागज की नाव पर सवार है। ये वैसे ही बोट है जो जिन ने बनाई थी। तभी उसकी बहन उसे उठा देती है। विल का अपनी बहन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वो थोड़ा सा पैसा इनकी माँ ने विल के लिए जो छोड़ा था वो मिल सके। विल को बहुत अफसोस है लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वेड बताता है स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें 1000 पौंड की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 300 का इंतज़ाम हो पाया है। एक साइंटिस्ट कमेंट करता है कि अगर ये स्पेसशिप की स्पीड ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाना चाहते हैं तो ये उस शिप में 2 किलो से ज़्यादा नहीं भेज सकते। इस पर बात होती है ये उतना छोटा आदमी कहाँ से लाएंगे। वेड बोलता है इंसान न्यूरॉन से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर न्यूरॉन जिंदा रहेगा तो यानी इंसान जिंदा रहेगा। इसके लिए इन्हें किसी का दिमाग खोपड़ी से निकालना होगा। ऑगी पूछती है इसका मतलब ये है कि इन्हें प्रोजेक्ट के लिए किसी को मारना पड़ेगा। इस पर वेड का जवाब है हाँ, और इन्हें कोई ऐसा भेजना पड़ेगा जो डिसीजन लेने वाले लोगों को समझता हो। वो सबसे वॉलंटियर बनने के लिए पूछता है लेकिन कोई आगे नहीं आता। वेड मानता है कि वो वैसे भी इन्हें नहीं भेजता क्योंकि वो इनके लिए अर्थ पर बहुत कीमती हैं। इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और रॉकेट साइंस जानता हो। सीधा कहने का मतलब ये है कि इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो मरने के लिए तैयार हो और शायद बिना किसी रीज़न के। इसलिए वेड डिसाइड करता है कि वो विल को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑप्शन देगा। ऑगी इस बात से खुश नहीं है। जिन वादा करती है कि वो विल को ऐसा नहीं करने देगी और वेड पर चिल्लाती है कि वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता। ऑगी ने अपना मन बना लिया है और डिसाइड किया है कि वो वेड जैसे इंसान के लिए काम नहीं कर सकती। वो जिनको याद दिलाती है कि विल उसकी बात ज़रूर मानेगा। फिर वो अपनी दोस्त से अलविदा कहती है और चल देती है। इस बीच वेड अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का फैसला करता है और सबको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। फाइनली वो किसी से पूछता है कि क्या वो वॉल फेसर टर्म से वाकिफ है। कहीं और डिटेक्टिव क्लेरेंस अपने बेटे का वीडियो गेम खेल रहा है। उसका बेटा कमरे में आता है और अपने डैड को गेम खेलते देखता है। जब डिटेक्टिव क्लेरेंस का कैरेक्टर गेम में मर जाता है तो रेक कहता है कि वो सिर्फ बटन मैश कर रहे थे, उसे कुछ दाव सीखने चाहिए। बाद में रेग अपने डैड को बताता है कि वो किस पर काम कर रहा है। एक कंपनी जहां लोग पैसे डालते हैं और सेव करते हैं, जैसे कि पेंशन, ताकि वो या उनके बच्चे मार्स या दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर जी सकें। डिटेक्टिव क्लेरेंस इम्प्रेस है, बट उसे ये सब बकवास लग रहा है क्योंकि ये असली नहीं है। इस बीच ऑगी डेनिस पेरलॉक से मिल रही है। वो उसकी नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी को उसके अच्छे इरादों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए ऑगी फैसला लेती है कि उसका काम उसका नहीं है। उसे लगता है ये सबका होना चाहिए ताकि ये उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपनी सारी रिसर्च यानी इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन, अपस्केलिंग, एप्लीकेशन का काम, सभी कुछ ऑनलाइन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर डाल देती है। अब हमें विल को दिखाया जा रहा है जिन उससे मिलने आई है। वो जिन को बताता है कि ऑगी उसे अलविदा कहने आई थी। जिन पूछती है क्या ऑगी ने बताया वो कहाँ जा रही है। इस पर विल कहता है उसने नहीं बताया। बाद में जिन विल को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो स्टेयरकेस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने से मना कर दे। विल उसे पूछता है क्या उसके पास कोई और इंसान है। जिन बताती है इनके पास कई ऑप्शंस हैं। विल समझ जाता है जिन झूठ बोल रही है, इनके पास कोई नहीं है। अगर विल इनका साथ नहीं देगा तो प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। आखिर में वो जिन को बताता है वो उससे प्यार करता है। जिन कुछ नहीं कहती, बस रोने लगती है। दूसरी तरफ वेंजी वेरा के रूम में है। वो उसकी चीज़ों को देख रही है। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें छोटी वेरा है जो बिल्कुल फॉलोअर जैसी है। वेंजी किसी को कॉल करती है और कहती है कि उसे पता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहता, पर उसे कुछ बात करनी है। वो एक कब्रिस्तान पहुंचती है और पता चलता है उसने सोल को कॉल किया था। सोल बताता है वेरा को पता था सांटी को वेंजी ने ही बुलाया है।
वो ये भी बोलता है उन्होंने वेरा को एक माँ के रूप में फेल किया। वेंजी अपसेट है और कहती है वो बहुत से लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सॉल पूछता है वो इस फैसले के साथ कैसे जीती है, जिस पर वेंजी का जवाब है उसे अब ज्यादा देर तक जीना नहीं पड़ेगा। दोनों थोड़ी देर चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं। वेंजी सोल को एक जोक सुनाती है और बोलती है कभी कभी मजाक पर्सनल चीज होती है, क्योंकि जोक सिर्फ दो लोगों को ही समझ में आ सकता है। थोड़ी देर बाद वो जाने का फैसला करती है और सोल से अलविदा बोलती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसके जोक से उसे कोई परेशानी ना हो। वेड विल से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट पर उसकी रजामंदी लेने आया है। विल पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे इंसानियत के लिए कसम खाने को कहा गया है। उसका कहना है वो जिन पर भरोसा करने की कसम खा सकता है, बट इंसानियत के लिए नहीं। ये सुनकर वेड को लग रहा है विल ही स्पेस में जाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो इंसान होकर भी इंसानों की तरह नहीं है। उसे लग रहा है हो सकता है सांटी इनसे बेहतर हो। वहीं जंगल में टिटियाना अपनी आरवी में खाने का बंदोबस्त कर रही है। फिर वो टीवी स्टार्ट करती है। वो न्यूज़ सुन रही है, तभी सोफोन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका वेलकम करती है। टिटियाना एआई से कहती है कि उसने सुना था सांटी ने माइक एवन से बात करना बंद कर दिया था। सोफोन इनकार नहीं करती, पर बोलती है वो उससे बात करेंगे। टेटियाना का मानना है वो तो सिर्फ एक कीड़ा है। सोफोन बताती है वो एक्चुअली उनका हिस्सा है, उन्हें टेटियाना की जरूरत है। वेंजी बेजिंग जा रही है। वो ऑफिसर के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये वही है जिसे डिटेक्टिव क्लेरेंस ने नजर रखने के लिए कहा था। उधर डॉक्टर विल को बताता है कि उसे प्रोसीजर के लिए 5 बार अपनी मर्जी बतानी होगी। सवाल इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न हो। विल इसका जवाब देने के लिए जितना वक्त चाहे ले सकता है। विल सोल के साथ है। विल अपने दोस्त को बताता है कि उसने जिन को यहाँ आने से मना किया था। वहीं जिन वेट के साथ है। वो केप कैनिवरल जा रहा है। इनका पहला आईसीबीएम लॉन्च फ्राइडे को होगा। साथ ही स्टेयरकेस बॉम्ब्स कुछ ही हफ्तों में रेडी हो जाएंगे। इसका मतलब है ये अपने वॉलंटियर को सफर पर भेजने के लिए तैयार हैं। वेट पूछता है क्या उसने विल को स्टार के लिए थैंक्स कहा। ये सुनकर जिन हैरान है। उसे पता नहीं था वो स्टार विल ने उसके लिए खरीदा है। हॉस्पिटल में विल और सोल अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। ये थोड़ा हंसी मजाक करते हैं इससे पहले कि विल अपना प्रोसेस शुरू करे। सोल विल को एक आखिरी बार रोकने की कोशिश करता है। सोल के आंसू निकल आते हैं और विल कहता है कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन सोल, ऑगी, जिन और जैक की वजह से उसे हमेशा लगता था कि ये काफ़ी हैं। कैंसर के हाथों मरने की बजाय विल अपनी मर्जी से जाना चाहता है। सोल बोलता है वो उसे मिस करेगा। विल भी इमोशनल हो गया है। जिन विल को एक आखिरी बार देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन पता चलता है वो अब अपने हॉस्पिटल बेड पर नहीं है, यानी वो जा चुका है। इस बीच विल अपने सपने में वापस आ गया है, जहां वो पेपर बोट पर है जिसे जिन ने काफी वक्त पहले बनाई थी। बारिश हो रही है। विल एक गहरी सांस लेता है। जिन आखिरकार सोल को ढूंढ लेती है और देखती है विल का दिमाग क्रायोजेनिक चेंबर में डाला जा रहा है। जिन बहुत रो रही है। सोल उसे गले लगा लेता है। वेंजी ऑफिसर के साथ है। उसने ऑफिसर से लिफ्ट ली थी। वेंजी ग्रेटर खिंगैन माउंटेन आ पहुंची है, उसी जगह जो कई सालों तक उसका कैद खाना थी, जहां उसने पहली बार सांटी से कांटेक्ट किया था। वो अपने जवानी के दिनों को याद करती है जब उसे पहली बार बेस लाया गया था, जो अब खंडर हो चुका है। वो रडार पीक की तरफ देखती है और हैरान होती है जब उसे टटियाना की आवाज़ सुनाई देती है। बेंजी पूछती है कि ऑफिसर कॉलिंस कहाँ है। टटियाना जवाब देती है क्या यही उसका नाम था, इशारा देते हुए कि उसने उसे मार दिया। कॉलिंस वही ऑफिसर था जो नज़र रखे हुए था। टटियाना आखिरकार वेंजी को बताती है सांटी ने अभी भी सबको नहीं छोड़ा। बेंजी टटियाना को गले लगाती है और कहती है उसे अफसोस है, जो काम वो खुद करने वाली थी उसे यहाँ आकर करना पड़ रहा है। टटियाना को लगता है वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गिरने से मौत बहुत बुरी होगी और दर्दनाक भी,
क्योंकि वो फौरन नहीं मरेगी। टैटियाना सजेशन देती है वो उसे कुछ बेहतर और ज़्यादा नर्म चीज़ दे सकती है। वेंजी जवाब नहीं देती और इसकी बजाय पूछती है क्या वो एक पल के लिए बैठ सकते हैं। वो टैटियाना से कहती है जब वो उसकी उम्र की थी तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। वो टैटियाना से पूछती है क्या वो इस जगह से एक आखिरी बार सनसेट देख सकती है। टैटियाना एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।